स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है जो 10th क्लास का है। एक्सरसाइज 1.2 का है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले उनके बारे में बता देता हूँ ताकि आप आराम से और अच्छे से एक एक चीज़ को समझ सकें, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत ना पड़े। स्टूडेंट्स, इन 6 पॉइंटों को आपको पता होना चाहिए। परिमेय संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, गुणनखंड और उभयनिष्ठ गुणनखंड। पहले इनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या समझ लेते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और हमें पता होना चाहिए p और q क्या है। p और q पूर्णांक होते हैं और नीचे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर q 0 हो गया तो हम 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो अनंत या इन्फिनिटी आएगा, जिसका मान बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से हम नीचे 0 नहीं मानते। अब आते हैं पूर्णांक। यहाँ पे भी आया पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। पूरे अंक का मतलब होता है बीच का नहीं हो, मतलब कि पॉइंट में ना हो, आधा अधूरा ना हो। 1.2, 3.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.225, 1.325, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कंप्लीट होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, सो आगे तक 0 -1 2 माइनस में भी पूरे कंप्लीट होने चाहिए, कहीं तक भी हो, ठीक है। तो हमारी माइनस की पी और क्यू की वैल्यू माइनस की या प्लस की कोई सी भी हो सकती है। पी 0 भी हो सकता है लेकिन क्यू 0 नहीं हो सकता, ये बता दिया गया है। तो हमें यहाँ से दो चीज़ों के बारे में तो पता चल गया, परिमेय संख्या और पूर्णांक। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अब इनके बारे में समझ लेते हैं। अब हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में भी समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वह संख्या जो एक के पहाड़े में आए और खुद के पहाड़े में आए वह अभाज्य संख्या होती है। दो एक के पहाड़े में आता है और दो के पहाड़े में आता है। इसी तरीके से तीन भी एक के पहाड़े में आता है और तीन के पहाड़े में आता है। पाँच भी एक के पहाड़े में आता है और पाँच के पहाड़े में आता है, मतलब एक के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में, और किसी के पहाड़े में नहीं आते। भाज्य संख्या जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हों वह भाज्य संख्या होती है। जैसे कि चार। चार किस किस के पहाड़े में आता है? एक के पहाड़े में आता है, दो के में आता है और चार के में आता है। तो यहाँ गुणनखंड तीन हो गए। तो दो से ज़्यादा जिसके भी गुणनखंड हो गए वो भाज्य संख्या हो गई। जैसे छः है, छः एक के पहाड़े में आता है, दो के में भी आता है, तीन के में भी आता है और छः के में भी आता है। इसी तरीके से आठ एक के में भी आता है, दो के में भी आता है, चार के में भी आता है और आठ के में आता है। नौ की बात करें तो एक के पहाड़े में आता है, तीन के पहाड़े में आता है और नौ के पहाड़े में, तो इसके भी तीन गुणनखंड हो गए। इस तरीके से जिस भी संख्या के दो से ज़्यादा गुणनखंड होंगे वो भाज्य संख्या होगी, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होंगे अभाज्य संख्या होगी। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आता है कि वन जो है, ना तो वन इसमें लिखा हुआ है ना इसमें लिखा हुआ है, जो एक है वो भाज्य संख्या होती है या अभाज्य संख्या? तो कोई सी भी नहीं होती, क्योंकि एक सिर्फ एक के ही पहाड़े में आती है और उसका सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, जिस कारण से अगर अभाज्य संख्या होगी तो दो गुणनखंड होंगे और अभाज्य संख्या होगी तो दो गुणनखंड होंगे और भाज्य संख्या होगी तो दो से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, लेकिन एक का एक ही गुणनखंड होता है। इस वजह से ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। हमने चार टॉपिक कर लिए हैं, अभी दो और चीज़ें पढ़ लेते हैं कि गुणनखंड क्या होता है और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है। आइए अब गुणनखंड के बारे में समझते हैं। किसी भी संख्या को बिना शेष बचे पूरी तरह से विभाजित करने वाली संख्याओं को उस संख्या के गुणनखंड या फैक्टर्स कहते हैं। मतलब वह संख्या जो जिससे पूरा पूरा कट जाए उसे उस संख्या के गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि 12 है, एक से भी कट जाती है, दो से भी कट जाती है, तीन से भी, चार से भी, छः से भी और 12 से भी। इनसे जब कटेगी तो कोई भी शेष नहीं आता। या मैं ये कह सकता हूँ कि वे संख्याएं जिनके पहाड़े में 12 आती है या 12 आता है वह गुणनखंड होते हैं उसके। जैसे कि एक के पहाड़े में भी 12 आता है, दो के पहाड़े में भी आता है, तीन के में भी आता है, चार के में भी आता है, छः और 12 के में भी आता है। पाँच के पहाड़े में 12 नहीं आता तो पाँच जो है 12 का गुणनखंड नहीं है। सात के पहाड़े में 12 नहीं आता तो सात भी 12 का गुणनखंड नहीं है।
गुणनखंड हमेशा जो भी संख्या होगी उसके बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे। इसी तरीके से जैसे 15 है, 15 1 के पहाड़े में आती है, 3 के में, 5 के में और 15 के में। एक बात हमेशा याद रखना, 1 के पहाड़े में हर एक संख्या आएगी और जो संख्या होगी वो खुद के पहाड़े में तो आएगी। तो हमें एक बात तो पता ही है कि 1 के अलावा हर एक संख्या ऐसी संख्या है जिसके एक और वो खुद स्वयं उसके गुणनखंड होंगे ही होंगे। एक सबसे छोटा गुणनखंड होगा और वह खुद संख्या सबसे बड़ा गुणनखंड होगी उसी संख्या का। अब समझते हैं ओबेनिस्ट गुणनखंड और सहभाज्य संख्या क्या होती हैं। जैसे कि 5 है, 5 के गुणनखंड 1 और 5 होते हैं। 6 के गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 होते हैं। अब इनमें सिर्फ ओबेनिस्ट गुणनखंड 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ओबेनिस्ट का मतलब होता कॉमन और गुणनखंड का मतलब होता फैक्टर्स, मतलब कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर्स तो ये हैं इसके, ये इसके हैं, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसके कॉमन फैक्टर्स हुए 1। जिसका भी जिन संख्याओं के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है उनको सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये दोनों सहभाज्य संख्या होंगी क्योंकि इनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है। अब बात करें यहाँ तो 5 का फैक्टर्स 1 और 5 है और 7 के फैक्टर्स 1 और 7 है, तो यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है, तो ये भी सहभाज्य संख्या हो गई। अब बात करते हैं 10 की और 4 की। देखो 10 के फैक्टर्स ये हैं और 4 के फैक्टर्स ये हैं, तो यहाँ पे एक तो कॉमन फैक्टर है ही है, उसके अलावा 2 भी इनका कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर हो गए, तो ये सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं। उसी तरीके से यहाँ बात करें, ये 12 के फैक्टर्स हो गए, ये 15 के फैक्टर्स हो गए, तो 1 दोनों में आ रहा है और 3 भी दोनों में आ रहा है, तो ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य संख्या के लिए सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई और भी है। जैसे 4 है, 4 1 2 और 4 होते हैं इसके फैक्टर्स 9 के, 1 3 और 9 होते हैं, तो इसमें सिर्फ एक दोनों में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है 1, तो इसलिए सहभाज्य संख्या है। अब बात करें 6 और 9 की। 6 और 9 में एक कॉमन फैक्टर है और 3 भी कॉमन फैक्टर है, तो इस तरीके से ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारी बात समझ में आ चुकी है कि सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, ओबेनिस्ट गुणनखंड क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। तो हमारे सारे क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें सिद्ध करने में रूट 5 को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें समझ में आएंगी आसानी से और हमें रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम सिद्ध करेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो हम इससे स्टार्ट करते हैं कि हम इसको मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, हम इसके विपरीत मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब हमने मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तब क्या करेंगे, रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 5 को हम p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हमें बताना पड़ेगा क्या, जहाँ p और q दो सहअभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ बता दी है, हमने पहले माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हमने पढ़ा है कि वे परिमेय संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हमने p बटे क्यू के रूप में लिख लिया और हमने बता दिया कि p और q दो सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, ठीक है, और q बराबर 0 नहीं होता। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं परिमेय संख्या की परिभाषा से। चलो तो अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं।
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब मैंने इसका वर्ग किया तो √5 का वर्ग ये हो गया, p/q का वर्ग ये हो गया। ठीक, अब आगे तो √5 का वर्ग क्या होगा, 5 होगा, इसका p² और इसका q² होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, 5 ये इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर डिवाइड में जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली। कुछ बच्चे ऐसे ही समझ लेते हैं कि भाई ऐसे आ गया वैसे आ गया, नहीं, इसको ही समझना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है इसमें समझने की, एक ये और दूसरी ये। अगर ये दो चीज़ें अगर आ गई तुम्हारे समझ में तो तुम्हें रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लिखा हुआ क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये लिखा हुआ क्या है। ठीक है, हमें पता है Q और P जो है ऐसी संख्याएं हैं, Q की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी प्लस की होगी। और P भी 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि पूर्णांक होगा। ठीक है, P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक, अब ये जो लिखा हुआ है P, पहले मैं P मान लेता हूँ। p² की वैल्यू मैंने मान ली है कि भाई मेरे पास है 100, कितनी, 100। ये जो 100 लिखा हुआ है अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, समझना, मैंने डिवाइड किया 5 से, भाई क्या लिखा हुआ, Q² = p²/5। ठीक, अब Q² क्या लिखा हुआ है, p² की वैल्यू मैंने 100 मान रखी है, 100/5। ठीक, तो Q² क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो Q² आ रहा है 20, ये 20 आ रहा है, पूरा का पूरा कट रहा है। ठीक है, ये इनमें से कब आएगी पूर्ण संख्या, कब आएगी पूर्ण संख्या, तभी आएगी जब ये पूरा इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब मैं मान लूँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने p² की वैल्यू 20 मान ली। ठीक है, तो Q² = 20/5, तो Q² कितना आ गया, 4 आ गया। 4 क्या है, पूर्णांक आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ पे पूर्णांक आ रहा था नहीं आ रहा था। लेकिन अगर मैं इसको 21 मान लेता हूँ, p² = 21, तो क्या आएगा, 21/5। अगर 21/5 करता हूँ तो ये आएगा 4.2। ये पूर्णांक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 22 भी मान लेता हूँ तो 22/5, इसकी वैल्यू आएगी 4.4। ये भी पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक कब होगा, जब पूरी कैंसिल कर देगी, जैसे इस केस में कर रही है और जिसमें इसमें कर रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो 5 है वो p² का गुणनखंड हो गया। आगे बात समझ में, बस इतना ही इसमें समझना है। ठीक, तो अब हम आगे समझ लेते हैं। आगे हमें समझना क्या है कि भाई मैंने मान लिया, हमें पता चल चुका है कि 5 इसका एक गुणनखंड है, तो मैं जो है p बराबर माना p बराबर 5r। अब 5r ही क्यों लिखा है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए भी आगे चलते हैं। अब इसको भी समझ लेते हैं कि मैंने माना था क्या, माना p = 5r, है ना। मैंने p = 5r माना था, मैं ये क्यों नहीं माना, p = 6r क्यों नहीं माना, या p = 4r या कुछ और क्यों नहीं माना, मैंने सिर्फ ये क्यों माना, तो ये भी समझ लेते हैं ये क्यों माना। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। देखो, अगर p की वैल्यू अगर जो है, समझना, p का एक गुणनखंड 5 है, ये तो हमें पता चल चुका है। अगर 5 है गुणनखंड तो जो है 5 के पहाड़े में वो संख्या आएगी, मतलब 5 के पहाड़े में p आएगा। और p क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 125 हो सकता है। इन सब के पहाड़े में 5 आता है।
तो 5 को कैसे लिखूँगा मैं? 5 गुना 1। इसको कैसे लिखूँगा? 5 गुना 2। इसको कैसे लिखूँगा? 5 गुना 3। इसको 5 गुना 4। इसको 5 गुना 20। इसको 5 गुना 40। इसको 5 गुना 25। तो देखो 5 तो यहाँ फिक्स है, तो 5 की जगह तो फिक्स कर लिया। अब आर की वैल्यू इस पे डिपेंड करती है, अगर ये है तो ये होगी, ये है तो ये होगी। तो ये इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इस वजह से मैंने ये एक वेरिएबल चर संख्या ले ली है, ठीक है। तो P इजकल टू 5R लिखा। अब मैंने 6R क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, ये भी समझ लो कि भाई 5 गुणनखंड है, इसका 6 गुणनखंड नहीं है, या 4 गुणनखंड इसका नहीं है, ठीक है ना। गुणनखंड क्या? 5, क्योंकि हमने क्या लिखा था कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 को भी पी को भी विभाजित करेगा। तो पी स्क्वायर का भी 5 गुणनखंड है और पी का भी 5 गुणनखंड है, 6 या 4 नहीं बोला मैंने। आगे बात समझ में? तो इस वजह से हम P इजकल टू 5R मान रहे हैं। R की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ये नहीं है। R भी एक पूर्ण संख्या, देखो पूर्ण ही तो आ रही है, पूर्ण संख्या R भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझना ज़रूरी है कि लिख क्यों रहा है और क्या है, रटना बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे? अब मैंने इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया था, तो अब लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब कुछ कहीं भी समझने की ज़रूरत नहीं है, अब हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? हमारा लिखा हुआ ये है क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर आ गया। पी स्क्वायर की जगह क्या? 5R है, 5R का होल स्क्वायर कर दिया और नीचे आ गया 5। आगे क्यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, R का स्क्वायर R, इससे ये कैंसिल किया तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 5R स्क्वायर। अब ये क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में जाएगा। क्यू स्क्वायर बटे 5 इजकल टू R स्क्वायर। जो मैंने यहाँ पे समझाया था वही यहाँ पे बन चुका है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जिसको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, उसको ये भी आ जाएगा कि मैं अब क्या लिखने वाला हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है, तो 5 क्यू को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। और इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि 5 क्यू स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है, तो 5 क्यू को भी विभाजित करता है, तो 5 क्यू का गुणनखंड हो गया। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि 5 पी स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है, तो 5 पी को भी विभाजित करता है। तो जो है 5 पी का भी गुणनखंड हो गया और 5 क्यू का भी गुणनखंड हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे? हमने जो देखा वही लिख देंगे। क्या? इस प्रकार पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जिससे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। क्यों होती है ये समझ लो। क्योंकि हमने माना है कि पी और क्यू दो
सहअभाज्य पूर्णांक है। हो क्यों रहा है ये समझ लेते हैं पहले, है ना। हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था शुरू में, देखो इसके लिए हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमने ये भी बताया था कि पी और क्यू दो सहभाज्य पूर्णांक हैं। सहभाज्य का मतलब होता है कि इनके बीच में एक के अलावा और कोई भी कॉमन गुणनखंड और घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमने आगे सोल्व करके देखा कि पी और क्यू का तो एक घनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, ठीक है। तो हमने पहले तो माना था कि इनका कोई गुणनखंड एक के अलावा है नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि इनका एक घनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो इससे विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने माना तो कुछ और था और आ कुछ हो रहा है की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हमने माना था कि पी और क्यू दो सहभाज्य गुणनखंड सहभाज्य पूर्णांक है। अब ये हो क्यों रहा है ये बताते हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना जो हमने माना था ना के कारण हो रहा है। ये जो विरोधाभास हो रहा है हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है। गलत कल्पना क्या थी? कल्पना होता मानना, और हमने माना था कि एक परिमेय संख्या है, तो हमारी गलत कल्पना हो गई। गलत कल्पना होने का मतलब क्या है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसका अच्छे से, ठीक है ना। देखो, सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने उसका उल्टा मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होती है तो p/q के रूप में लिखी जाती है, और जहाँ पे p और q तो सहअभाज्य पूर्णांक हैं, मतलब p और q के बीच में एक के अलावा कोई भी घनिष्ठ गुणनखंड मतलब कि कॉमन फैक्टर नहीं है। अब मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये आ गया। √5 का वर्ग 5 होता है, इनका ये होता है। ये नीचे था डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में चले गए, ये इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। मैंने उधर बताया भी था कि कैसे कैसे ये क्या लिखा हुआ है। तो 5 p² को पूर्णतः विभाजित करेगा तो करता है, तो 5 p को भी विभाजित करेगा। प्रमेय है, किताब में दे रखी है। तो मैंने मान लिया कि p बराबर 5r लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5r लिख सकते हैं तो मैंने p का मान इसमें रख दिया, इसमें रखा तो ये आ गया, इसका स्क्वायर ये आ गया, यहाँ से कैंसिल किए तो ये आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में आ गया, यहाँ से नीचे आ गया। तो जैसे ये ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पे कि 5 p² को विभाजित करता है तो 5 p को विभाजित करेगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 q² को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है ये कि भाई p और q का एक घनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। अगर 5 भी है तो हमने जो माना था उसका तो गलत हो गया। हमने माना था p और q का कोई भी एक के अलावा गुणनखंड नहीं है, जिससे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हमने माना था कि p और q के दो सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब इनमें से कोई भी घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन अब आ रहा है, ये आ क्यों रहा है? ये आ इसलिए रहा है, यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण आ रहा है। और गलत कल्पना हमने क्या की थी? हमने गलत कल्पना यह की थी शुरू में कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर हमने गलत मान लिया था कि एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है नहीं, तो अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
इस तरीके से सिद्ध हो चुका है। होता क्या है मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे जो ये लिखा हुआ होता है इसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और इसका लॉजिक नहीं समझ पाते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ क्या है। इस वजह से वो रट लेते हैं और कहीं ना कहीं इनमें ऊपर नीचे कहीं भी कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट पूरे का दे दूंगा और आप इसको अच्छे से देख लें। अगर मेरी ये वीडियो तुम्हें पसंद आए और अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं ऐसे ही सभी वीडियोज़ अब डालता रहूँगा। ये मेरी पहली वीडियो, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि कैसी बनी हुई है और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।